नमस्ते बच्चों। हम सब पहले ही सीख चुके हैं कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.8 अरब साल पहले हुआ था और जीवन का पहला रूप केवल लगभग 3.8 अरब साल पहले दिखाई दिया था। मैं स्फूर्ति हूँ। आइए इस अध्याय के पिछले भाग जीवन का विकास को याद करें और अगले भाग में जाए। दृश्य 2। लुईस पास्चर ने प्रसिद्ध हम्स गर्दन फ्लास्क प्रयोग किया है और सिद्ध किया कि सभी प्रकार के जीवन केवल पूर्ववर्ती जीवन से ही उत्पन्न होते हैं। रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपेरिन और हैल्डेन द्वारा स्वतंत्र रूप में प्रस्तावित किया गया था। बड़े अणुओं के समुच्चय ने उनके अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल उसके कारण बड़े आकार के कणों का निर्माण किया और उन्हें सहपुंज कहा गया। सहपुंज ने चयापचय, वृद्धि और प्रजनन जैसे जीवन के मूल गुणों का प्रदर्शन किया। सहपुंज पहले जीवित तंत्रों में स्थापित हो गए जिन्हें आदिजीव नाम दिया गया। रासायनिक विकास से उत्पन्न आदमी कोशिकाओं ने धीरे धीरे जीवाणु, शैवाल, कवक और एक कोशीय प्रजीव संबंधी जैसे जीवों को जन्म दिया। जीवित जीव एक कोशिका वाले रूपों से बहुकोशिका वाले रूपों में परिवर्तित हुए हैं। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानने में सक्षम होंगे। जैविक विकास के महत्व का विश्लेषण करें। जैविक विकास के सिद्धांतों को समझें। मुख्य शब्द: जैविक विकास, लैमार्कवाद, प्राकृतिक चयन, डार्विनवाद, विविधताएं, उत्परिवर्तन। आइए यहाँ विकास की अवधारणा पर एक नज़र डालें। जैविक विकास। रासायनिक विकास से उत्पन्न आदमी कोशिकाओं ने धीरे धीरे जीवाणु, शैवाल, कवक और एककोशीय प्रजीव संबंधी जैसे जीवों को जन्म दिया। इन जीवों ने बदले में पृथ्वी पर आज भी मौजूद
विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों को जन्म दिया। यह धीमी और क्रमिक प्रक्रिया के कारण संभव हुआ, जिसके द्वारा जीवित जीव एक कोशिका वाले रूपों से बहुकोशिका वाले जीवन रूपों में परिवर्तित हुए। परिवर्तन की इस धीमी और क्रमिक प्रक्रिया को जैविक विकास के रूप में माना जाता है। यह प्रक्रिया उन असंख्य संसाधनों का परिणाम है जो जीवों ने अपनी पर्यावरण के प्रभाव में विकसित किए हैं। इन परिवर्तनों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित किया गया है, जिससे प्रजातियों के भीतर और बाहर नए विविधताओं का निर्माण हुआ है। जैविक विकास की घटना का समर्थन असीम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से होता है, जो हम अतीत और वर्तमान के जीवों से प्राप्त कर सकते हैं। जैविक विकास के तंत्र को समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत विचारों द्वारा समझाया गया है। इन विचारों को जैविक विकास के सिद्धांतों के रूप में जाना जाते हैं। निम्नलिखित कुछ सिद्धांत हैं जो जैविक विकास के तंत्र की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। जैविक विकास पर सबसे शुरुआती विचारों में से एक फ्रांसीसी प्राणी विज्ञानी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, के नाम से जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। एक 1809 में उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जो लोकप्रिय रूप से जाना गया वंशानुक्रम के सिद्धांत के रूप में। अर्जित पात्रों का इसे लैमार्कवाद भी कहा जाता है। यह सिद्धांत 3 मुख्य विचारों पर आधारित है: नई जरूरतें, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, और अर्जित लक्षणों की विरासत। पर्यावरण अत्यधिक अस्थिर है और लगातार परिवर्तन के अधीन है। लैमार्क का मानना था कि ऐसे परिवर्तन जीवों में नई आवश्यकताएं पैदा करते हैं। यदि जीव आवश्यक परिवर्तन अनुकूल रूप से करने में विफल रहते हैं, तो वे जीवित नहीं रह सकते हैं। नई आवश्यकताओं की उपस्थिति जीव को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए मजबूर करती है। यह एक विशिष्ट भाग को अधिक और अधिक बार उपयोग में लाने के लिए जीव को प्रेरित कर सकता है। इसी तरह जीव के लिए
अपने शरीर के किसी हिस्से का कम उपयोग करना या बिल्कुल भी उपयोग ना करना आवश्यक हो सकता है। इस विचार को अंगों के उपयोग और अप्रयोग के रूप में जाना जाता है। शरीर का कोई भी हिस्सा जो अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, बड़ा होने और बेहतर और मजबूत होने की संभावना है। उसी तरह शरीर का कोई भी हिस्सा जो कम बार उपयोग किया जाता है, वह कम प्रमुख हो जाता है और अंततः गायब भी हो सकता है। इस प्रकार विभिन्न शरीर के अंगों के अंतर, उपयोग और अप्रयोग से एक जीव कुछ हद तक बदल जाएगा और नई विशेषताएं प्राप्त करेगा। लेमार्क का मानना था कि जीव द्वारा अर्जित ऐसे विशेषताएं आने वाले पीढ़ियों को प्रेषित की जाती है। प्रत्येक पीढ़ी में नए लक्षण प्राप्त किए जाते हैं। परिणाम स्वरूप कई पीढ़ियों के बाद परिवर्तन जमा हो सकते हैं और प्रजातियां एक नई प्रजाति में संशोधित हो जाती है। लेमार्क के विकास के विचारों को उनके लेखनों के कुछ उदाहरणों का हवाला देकर समझाया जा सकता है। जिराफ के उदाहरण को शरीर के अंगों के अति प्रयोग के विचार के समर्थन में उद्धृत किया गया है। स्तनधारियों में आप जानते हैं कि जिराफ लंबी गर्दन और लंबे अग्र अंगों वाले अजीब है। लेमार्क ने सुझाव दिया कि जिराफों के पूर्वज हिरणों जितने छोटे थे। घास और अन्य छोटे पौधों की उपलब्धता कम हो रही थी। यह अन्य शाकाहारियों और सूखे से गंभीर प्रतिस्पर्धा के कारण था। लेमार्क ने सुझाव दिया कि जिराफों ने लंबे पौधों के पत्ते तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन और अग्रपादों को खींचना शुरू किया। यह कई पीढ़ियों तक जारी रहा और परिणाम स्वरूप गर्दन लंबी हो गई, साथ ही अग्रपाद भी लंबी हो गए। सांपों में अंगों की अनुपस्थिति को लेमार्क ने एक विकासवादी परिवर्तन के रूप में व्याख्या की। उन्होंने सुझाव दिया कि
सांपों के पूर्वजों में 4 अच्छी तरह विकसित अंग थे। सांपों का शिकार अधिक उन्नत जानवरों के समूह द्वारा किया गया था, जैसे कि पक्षी और स्तनधारी। जीवित रहने के लिए उन्होंने जमीन पर रेंगना शुरू कर दिया और अपना अधिकांश समय दरारों और छेदों में छिपाकर बिताया। इस प्रकार उन्होंने अपने अंगों का उपयोग करना बंद कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप अंग अपक्षयी हो गए और अंततः गायब हो गए थे। अंगहीन स्थिति आगामी पीढ़ियों में संचरित हो गई। लेमार्क के विचारों में कुछ कमियां थी। उनका सिद्धांत यह नहीं समझा सकता है कि शरीर की कोशिकाएं कैसे अर्जित लक्षणों को प्रजनन कोशिकाओं में संचारित करती है। प्रयोगों से पता चला है कि अर्जित लक्षण विरासत में नहीं मिलते हैं और विरासत में मिलने वाली लक्षण अर्जित नहीं किए जाते हैं। डार्विनाद चार्ल्स डार्विन ने 1859 में विकास के संभावित तंत्र की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया। इस सिद्धांत को प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत अधिक लोकप्रिय रूप से डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। डार्विन ने सभी जीवों में एक रोचक विशेषता पाई। सभी जीवों में एक प्राकृतिक क्षमता होती है जो बड़ी संख्या में बच्चों को पैदा करने की अनुमति देती है। उन्होंने इस क्षमता को अति-उत्पादन कहा। डार्विन ने इस विचार का समर्थन करने के लिए कई उदाहरण दिए। हाथी सबसे धीमी गति से प्रजनन करने वाले जानवर है। लगभग 90 वर्ष के जीवन काल में हाथियों की एक जोड़ी अधिकतम 6 संतान पैदा कर सकती है। डार्विन ने गणना की कि यदि सभी 6 बच्चे जीवित रहते हैं, बढ़ते हैं और समान दर से प्रजनन करते हैं, तो लगभग 750 वर्षों में लगभग 19 मिलियन हाथी होंगे। इतनी बड़ी प्रजनन दर के बावजूद प्रत्येक प्रजाति में व्यक्तियों की संख्या लंबे समय तक लगभग स्थिर रहती थी। डार्विन ने तर्क दिया कि उच्च प्रजनन दर के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। यह भोजन, पानी, रहने की जगह और
अन्य संसाधनों को साझा करने के लिए है। डार्विन ने इस प्रतिस्पर्धों को अस्तित्व के लिए संघर्ष के रूप में वर्णित किया। उन्होंने पाया कि आमतौर पर एक जीव के युवा माता-पिता की तुलना में अंतर दिखाते हैं। उन्होंने अंतर को विविधता के रूप में वर्णित किया। वे प्रकृति का नियम हैं। वे एक जीव को पर्यावरण में बेहतर ढंग से अनुकूलन करने के मदद करते हैं। डार्विन का मानना था कि प्रकृति केवल उन जीवों का चयन करती है जिनके पास अनुकूल विविधताएं होती हैं। वे इन विविधताओं के साथ युवाओं और उत्पादन जारी रखते हैं। इससे ऐसे जीवों को लाभ होता है। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन के रूप में वर्णित किया। डार्विन ने माना कि केवल वे जीव जिनके पास लाभदायक विविधताएं विकसित हुई है, उनके जीवित रहने की बेहतर संभावना है। कम अनुकूलित और अनुकूलित नहीं होने वाले जीवों का उन्मूलन हो जाता है। इस विचार को सबसे योग्य का जीवित रहना उसके रूप में जाना जाता लगा है। इस प्रकार नई प्रजातियां धीरे धीरे मौजूदा प्रजातियां विकसित होती है। डार्विन का मानना था कि जबकि विविधताएं विकास के लिए कच्चा माल है, प्राकृतिक चयन संचालन बल है। हालांकि डार्विन ने जीवों में विविधताओं के स्रोत को पहचानने में विफल रहे। इसलिए यह कहा जाता है कि डार्विन ने सबसे योग्य के अस्तित्व की व्याख्या की, लेकिन उनके आगमन की नहीं। उन्हें वंशानुगत तंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विक्टर हुगो ड्रेविस ने 1902 में इस विचार को प्रस्तावित किया कि जीव के आनुवंशिक श्रृंगार में अचानक परिवर्तन के कारण विविधताएं उत्पन्न होती है। ऐसे परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। जैविक विकास का आधुनिक सिद्धांत प्राकृतिक चयन के सिद्धांत और उत्परिवर्तन सिद्धांत के विचारों का संश्लेषण है। इन सिद्धांतों की जांच वर्तमान ज्ञान के प्रकाश में परीक्षण किया गया है और इसके उत्परिवर्तन कैसे होते हैं। इसे नव डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है।